उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार, मैं हूं चंद्रिका जोशी। रविवार की शाम के साथ ही एक बार फिर हम आपसे मिलने आ पहुंचे हैं। इस साप्ताहिक कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार पूर्वोत्तर राज्यों के सफर में आधे घंटे के लिए हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं। हम ऐसे पूर्वोत्तर को आज जानेंगे जो सुंदर है, जहां लोगों का प्रकृति के प्रति प्यार और सद्भाव है, और यही वो शक्ति है जिस पर देश गर्व करता है। पूर्वोत्तर में विविध भाषाएं और बोलियां हैं, लेकिन ये अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं। हमारा पूर्वोत्तर जो विकास के नए कीर्तिमान बना रहा है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर। पूर्वोत्तर डायरी। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं असम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 12,41,599 घरों का निर्माण किया जा चुका है। नागालैंड में पुलिस नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर सक्रिय कदम उठा रही है। पूर्वोत्तर में बेहद सुंदर राज्य है त्रिपुरा। अब आप ये कहेंगे कि ये बात हमें बताने की जरूरत ही क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। तो जरूरत ये है क्योंकि हम आज आपको इसके साथ ये बता रहे हैं कि त्रिपुरा में समृद्ध वनस्पति और जीव तो हैं ही, साथ ही कुछ अत्यधिक विषैले सांपों का घर भी है। यहाँ विस्तार से हम ये सब जानेंगे और हम बात करेंगे सिक्किम में 14वें दलाई लामा का 88वां जन्मदिन तिब्बती समुदाय के लिए शुभकामनाओं के साथ मनाया गया। सबसे पहली बात असम की। असम में निरंतर विकास और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। हम जानेंगे कि असम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 12,41,599 घरों का निर्माण कार्य किया जा चुका है। असम में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस सप्ताह 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के लिए सामूहिक गृह प्रवेश समारोह आयोजित किया। गुवाहाटी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में गृह प्रवेश समारोह में शामिल हुए। श्री दास ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों के अलावा शेष 6,69,264 घरों का निर्माण अगले वर्ष मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। दुनिया के सबसे घातक सांप होते हैं न्यूरोटॉक्सिन जहर वाले सांप, और त्रिपुरा में जहां समृद्ध वनस्पति है और जीव हैं, साथ ही साथ कुछ अत्यधिक विषैले सांपों का घर भी है। इनके नाम हैं बुंगरेस नाइचर, बुंगारियस फॉसियाउटस, उहियोफेगस, हन्ना और नाजा। हन्ना किंग कोबरा की एक किस्म है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर के करीब होती है। एशिया में पाए जाने वाले सांपों में ये सबसे खतरनाक होता है और ये करीब 20 फीट तक लंबा हो सकता है। सांपों के बारे में नाजा की बात करें तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं की भाषा में लिया गया एक नाम है, लेकिन ये भारतीय उपमहाद्वीप का ऐसा सांप है जो आक्रामक नहीं होता, लेकिन बहुतायत में पाया जाता है और काटता भी है। ये कुछ अत्यधिक विषैले किस्म के सांपों के वैज्ञानिक नाम हैं और ये त्रिपुरा में पाए जाते हैं। घने जंगल और जलाशयों से समृद्ध त्रिपुरा में एक दिलचस्प बात ये है कि सांपों की 30 से अधिक प्रजातियों का घर भी हम इसको कह सकते हैं।
सिपाहीजाला जूलॉजिकल पार्क के सर्प विशेषज्ञ संजीव देवनाथ के अनुसार भारत में करीब 350 से अधिक प्रकार की सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं और उनमें से पूर्वोत्तर की बात अगर हम करें तो अकेले पूर्वोत्तर में करीब 150 प्रकार के सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये मानते हुए कि राज्य में पाए जाने वाले सांपों में कई कम विषैले हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जो विषैले नहीं हैं, लेकिन सर्प विशेषज्ञों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि बिना समय बर्बाद किए व्यक्ति को अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां जहर रोधी उपचार शुरू किया जा सके। If there are 2 points where the snake bites, then it indicates that it was highly venomous snake. On the other hand, if there are mere scratch marks, then it indicates that the snake was not poisonous. Nevertheless, still medical aid must be sought at the earliest to prevent any danger to life. अगर तो काटने वाले स्थान पर 2 बिंदु हैं जहां सांप ने काटा है तो ये इंगित करता है कि ये सांप अत्यधिक जहरीला सांप था, और अगर सिर्फ खरोंच के से निशान हैं तो इस बात का संकेत होता है कि सांप जहरीला नहीं था या फिर बहुत अधिक जहरीला नहीं रहा होगा। फिर भी उस व्यक्ति के जीवन को किसी खतरे से बचाने के लिए जल्द से जल्द चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए और चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सांपों की मौजूदगी निश्चित रूप से सांपों के प्रेमियों को उन प्रजातियों पर विभिन्न प्रकार के अध्ययन करने के लिए, राज्य का दौरा करने के लिए जरूर आकर्षित करेगी। जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं कि खतरों से खेलना उनकी आदत है, तो कहा जा सकता है कि त्रिपुरा उनके लिए एक रोमांचक जगह हो सकती है। Snakes in Tripura will definitely attract the reptile aficionados to visit the state to carry out different studies on the species which are dangerous but are an attractive creation of the nature. Kunal Shinde from Agartala. और अब बात नागालैंड की। नागालैंड पुलिस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खतरे से निपटने के लिए आजकल युद्ध स्तर पर सक्रिय कदम उठा रही है। ऐसी पहल पर नागालैंड के किफिरे जिले में सामुदायिक भागीदारी को शामिल करके नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता करने की एक पहल ऑपरेशन गुड सैमरिटन नाम से शुरू की गई है। इसकी परिकल्पना किफिरे के पुलिस अधीक्षक के स्वर्णाम्बिका ने की है। इसका उद्देश्य किफिरी जिले में स्वयंसेवी युवाओं को एकत्रित करना और फिर वहां की स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रूप से घर घर जाकर अभियान चलाना है, ताकि समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता फैलाई जा सके। इसमें किफिरी जिले के इच्छुक स्वयंसेवक अपना नाम दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। स्वयंसेवकों को अपने समाज को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ जो युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए और उसे मान्यता देने के लिए प्रशंसा के प्रतीक के रूप में पुलिस की ओर से भागीदारी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। किफिरी के पुलिस अधीक्षक ने भी जिले में जनता से इस नेक काम में भाग लेने के लिए और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर इसे सफल बनाने के लिए और आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए सहयोग का आह्वान किया है। Superintendent of Police Kipri also called for the cooperations of the public in the district to take part in this noble cause and make it a successful one by holding a mass outreach campaign against drug abuse. This is Asunyo from Akashvani News, Kohima. अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में लड़कों की 5वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप 9 से 14 जुलाई तक आयोजित की गई।
इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में ईटानगर शहर के डॉन बॉस्को कॉलेज मैदान में आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं और आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश इस साल 5वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है और साथ ही ये कार्यक्रम जो 9 जुलाई को शुरू हुआ, इस मेगा इवेंट में 26 विभिन्न राज्यों के 500 से अधिक मुक्केबाजों ने भाग लिया और न केवल देश भर के मुक्केबाजों के कौशल और प्रतिभा का यहाँ व्यापक प्रदर्शन किया गया, बल्कि प्रतिभागियों के बीच संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में भी इसने काम किया। टूर्नामेंट के तकनीकी प्रतिनिधि लेनी डी गामा का कहना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के मुक्केबाजों में बहुत संभावनाएं हैं और उनसे देश को आशाएं भी हैं। It is a very significant championship and I am honored to be the technical delegate of this championship, where we have 365 boxers, junior men boxers who are very eager to show the talent in boxing, and some of them are potential 2028 Olympic boxers who could represent India at the next Olympics. Believe me, we have seen this championship and we've seen other national championships, and we are very happy that Arunachal Boxing Association, in other words ABBA, has done such a fine job organizing this championship in a very enterprising way. We see Northeast India as one of the most developed states, especially Arunachal, Mizoram, Meghalaya, Sikkim, Nagaland and Tripura. We've had a recent championship in Sikkim which was equally good, and we saw a lot of potential boxers there, but the boxers at Arunachal, we see fire in these boxers, eager not only to learn but to become champions, and I'm sure in due course of time Arunachal will be one of the leading states of India in boxing. We also have Mizoram and some other states which are very good in boxing, and in due course of time I'm sure Northeast will be the leading area which will give us the best boxers to be champions and to be some of the best boxers in the world. इस टूर्नामेंट के स्वर्ण पदक विजेता आगामी एशियाई जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। The gold medalist of this tournament will represent India in the forthcoming Asian Junior Boys Boxing Championship. This is Rakesh Tole, Air News, Itanagar. आइए अब चलें सिक्किम की ओर। दलाई लामा का 88वां जन्मदिन पिछले सप्ताह गैंगटॉक में शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ तिब्बती समुदाय ने व्यापक तौर पर मनाया। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग गैंगटॉक के पास चांदमारी में दलाई लामा के 88वें जन्मदिन समारोह के मुख्य अतिथि थे। आध्यात्मिक प्रमुखों की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए श्री तमांग ने लोगों से प्रेम की भावना विकसित करने और व्यवहार में दयालुता प्रदर्शित करने का आग्रह किया। सकारात्मक परिवर्तन लाने में ज्ञान और बुद्धिमत्ता के महत्व को भी रेखांकित किया गया और उन्होंने जोर दिया कि सच्ची संतुष्टि दूसरों में खुशी फैलाने में ही निहित है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने चांदमारी में सेरा जे ड्रो फेन लिंग मठ में स्थानीय तिब्बती समुदाय के लिए एक बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल की आधारशिला भी इस अवसर पर रखी। स्थानीय तिब्बती सभा के अध्यक्ष जिम्पा पिंटसो भूटिया ने कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार साझा किया। 6 July is the birthday of His Holiness the Great 14th Dalai Lama of Tibet, and it is 88th birthday. So it was organized by the Tungar Organizing Committee, which consists of 5 kidus and 6 Tibetan associations and Tibetan settlement officer. So during the program, we presented varieties of Tibetan culture, and at the same time, the organizing committee organized a blood donation camp in order to mark the auspicious birthday of His Holiness the Great 14th Dalai Lama of Tibet. So during the blood donation camp, we are having over 100 donors for this noble cause, and on behalf of the organizing committee, we would like to thank all those donors who have participated in this noble cause. मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने तिब्बती समुदाय को इस वर्ष के अंत में दलाई लामा की प्रस्तावित सिक्किम यात्रा के बारे में जानकारी दी। श्री तमांग ने समाज में उनके योगदान के लिए समुदाय के सदस्यों को अभिनंदन
पत्र सौंपे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में तिब्बत की विरासत को प्रदर्शित करने वाली मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। The program highlights also include captivating cultural performances showcasing the heritage of Tibet. With Circuit Sarkar, this is Tashyong Mubutia for Akashvani News Sikkim. और अब हम आपको सुनवा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन नैरामेक के प्रबंध निदेशक सेवानिवृत्त कोमोडोर राजीव अशोक के साथ साक्षात्कार। आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। आकाशवाणी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मानस, मुझे बुलाने के लिए आज। जी, पहले ये जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप नैरामेक को लीड कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द मैंडेट ऑफ नैरामेक? आप अगर ये बताइए कि आपका मैंडेट क्या है नैरामेक के लिए। नैरामेक बेसिकली सेटअप किया गया था 1982 में एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड अभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन, दैट इज डोनर। हमारा बेसिक मैंडेट जो है वो एग्री हॉर्टी सेक्टर से रिलेटेड है और हमारा जो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम वाइब्रेंसी लेके आए एग्री हॉर्टी सेक्टर के मार्केट में। नाउ इसमें हम अलग अलग तरीके से ये चीज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली सेल्स में कर सकते हैं, चाहे वो बल्क सेल्स हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्ड करके रिटेल सेल्स हो, नहीं तो हम प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। और इन प्रोजेक्ट्स में जैसे कि कोल्ड चेन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हो गया, मान लीजिए अभी हमको डेयरी एंड फिशरी में भी मैंडेट है, तो मान लीजिए डेयरी फार्म सेटअप का है, मल्टी लेयर्ड फार्मिंग का है, इन चीज के प्रोजेक्ट्स भी हम सेटअप कर सकते हैं। उसके अलावा हम स्किल ट्रेनिंग भी करते हैं, जो कि फूड प्रोसेसिंग की स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, एग्रीकल्चर की स्किल ट्रेनिंग हो सकती है, नहीं तो रबर जो ग्रोवर्स हैं उनको भी हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं। तो ये मेन जो हमारे वर्टिकल्स हैं वो ये वर्टिकल। तो पिछले 1 और 2 साल में नैरामेक का अगर मेजर सक्सेस के बारे में हम जानना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे? हमारे पास 255 एफपीओ मिले हैं नॉर्थ ईस्ट में फॉर्म करने के लिए, तो और सभी स्टेट्स के 8 स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट में हमारा प्रेजेंस है। तो इससे हमारा एडवांटेज क्या हुआ है? 2 तरह से एडवांटेज हुआ है। एक तो हम डायरेक्टली फार्मर से लिंक में आ गए हैं, तो उससे हमको उनका ऑन ग्राउंड रिक्वायरमेंट्स क्या है हर एक स्टेट में आराम से पता लग जाता है और हम उनको डायरेक्टली बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के कन्वर्जेंसेस हैं वो हम लेके आ सकते हैं। दूसरा चीज एडवांटेज ये हुआ है कि हमारा जो रीच है और हमारा जो नैरामेक का जो नाम है वो सभी जगह उस वजह से स्प्रेड हो गया है और उसकी वजह से हमको जो दूसरे बिजनेसेस हैं और रिकग्निशन है उससे फायदा हो रहा है हमको। तो इस तरह से दुगना फायदा हो रहा है इस चीज में, हमको इस चीज में जुड़ने की वजह से। दूसरा जो चीज हमने जो अचीव किया है, आई थिंक वो स्किल ट्रेनिंग में अचीव किया है। नैरामेक इनफैक्ट 8 महीने से पहले बहुत ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बोल सकते हैं स्किल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व था, बट हम लास्ट 8-9 महीने में हमने स्किल ट्रेनिंग में बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि स्किल इंडिया के चलते भी भारतीय सरकार का भी यही फोकस रहा है। तो हमने भी सोचा हमको अलाइन करना चाहिए उसमें, और क्योंकि हमारा इतने लोगों के साथ रीच है तो हम ये स्किल ट्रेनिंग भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उनके फायदे के लिए, और हमारे लिए भी आसान है उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि हम लोग जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो एग्री सेक्टर में यहाँ पे वेराइटीज काफी है, तो उस वेराइटीज का एक फायदा है कि जीआई टैग, अभी अगर मैं गलत नहीं हूँ आपके अंदर में 12-13 इतने प्रोडक्ट्स हैं जो जीआई टैग जिन्हें अभी तक मिल चुके हैं। मैं 2 चीज इसमें आपसे जोड़ना चाहूंगा। एक, जीआई टैग का हम लोग को डायरेक्ट बेनिफिट फार्मर्स तक क्या पहुंचते हैं प्रोडक्ट के लिए। सेकेंडली, और किन किन चीजों को आप जीआई टैग में जोड़ना चाहेंगे? जीआई का ये है, देखिए जैसे कि सभी जानते हैं कि जीआई का मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब ये किसी भी प्रोडक्ट का यूनिकनेस को कैप्चर करता है। तो जैसे आपका जोहा राइस हो गया, आपका त्रिपुरा पाइनएप्पल हो गया, तो क्वीन पाइनएप्पल, तो वो अगर आप त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल को त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल बोल के बेचें तो लोगों को समझ में नहीं आएगा जब तक उसमें आप कुछ वैल्यू एडिशन दिखा ना सकें जीआई के चलते। अब इसमें क्या होता है कि जीआई सर्टिफिकेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि जीआई सर्टिफिकेशन करवाने की जरूरत होती है। नाउ जो जीआई रजिस्ट्री है इंडिया का वो चेन्नई में बैठता है और काफी इनका प्रोसीजर बहुत स्ट्रिंजेंट है और बड़ा सिस्टमैटिक है। तो करीबन 1.5 साल लग जाते हैं किसी भी चीज को आप शुरू करें जीआई सर्टिफिकेशन के लिए, और जीआई सर्टिफिकेट मिलने में करीबन 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि वो पूरे उसकी हिस्ट्री में जाते हैं, वो कंफर्म करते हैं कि ग्रोअर्स कौन है, वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप गलती से भी कोई गलत चीज को जीआई ना सर्टिफाई करा दें, क्योंकि कल को फिर
इट विल नॉट लुक वेरी नाइस इन द वर्ल्ड सिनेरियो में, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि सारे ये चीजें ध्यान से वो एक बार तसल्ली से देख लें और जब वो श्योर है कि ये सब वैलिड है तो वो जीआई सर्टिफिकेशन इश्यू करें। इस तरह से चलते हमने 13 प्रोडक्ट्स का हमने फैसिलिटेट कराया है स्टेट्स को जीआई सर्टिफिकेशन। अभी 7 का और चल रहा है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल बिगिनिंग तक हमको 7 और का मिल जाना चाहिए। नाउ इसमें दूसरा स्टेप जो आता है वो है यूजर ऑथराइजेशन का। उसका प्रॉब्लम जीआई का अभी तक क्यों मोनेटाइज अच्छे से नहीं हो पाया है जिस तरह से होना चाहिए कायदे से, क्योंकि लोगों का इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। यूजर ऑथराइजेशन जो होता है वो ये है कि बेसिकली जो जीआई सर्टिफिकेट है वो तो है, बट अगर आपके पास जीआई सर्टिफिकेट है इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी उस सर्टिफिकेट को यूज करके सामान बेच सकते। आपको जिस एजेंसी ने जीआई सर्टिफाई कराया है उससे आपको एनओसी लेना पड़ता है, और क्योंकि वो एजेंसी मेक श्योर करेगी कि आप ओरिजिनल ऑथेंटिक उसके या तो प्रोडक्शन में हैं अगर प्रोसेस्ड फूड है, या फिर अगर फार्मर हैं तो आप उसको उगाते हैं और वो उसी रीजन से है जहां से जीआई सर्टिफिकेट ज्योग्राफी अप्रूव्ड है। तो ये चीजें देख के यूजर ऑथराइजेशन मिलता है। ये दोनों मिलने के बाद आप अपना इसके ऊपर क्यूआर कोड लगा सकते हैं या जीआई का स्टिकर लगा सकते हैं, या जिस तरह से भी करना चाहें उसको आप प्रेजेंट करके उसको आप सेल कर सकते हैं। तब इसमें कस्टमर का भी रोल आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं और आप बोले मुझे पाइनएप्पल खाना है और आपको पता नहीं कि कौन सा क्या पाइनएप्पल होता है, तो कोई भी पाइनएप्पल आ जाता है आप खा लेते हैं। बट अगर आप जानते हैं कि आप त्रिपुरा का क्वीन पाइनएप्पल खाना चाहते हैं और वो बहुत मीठा है और बहुत अच्छा है, तो उस टाइम आप बोलेंगे कि मुझे त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई कहीं और से उठा के बोल दे ये त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल है आपको दे दे, बट अगर उसमें जीआई सर्टिफाइड स्टिकर लगा होगा तो उसी में लगा सकता है और वही आदमी लगा सकता है जो कि त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल दे रहा है। तो वो जीआई नंबर के साथ उसको सर्टिफिकेशन के साथ स्टिकर लगा के आपको देगा। तो एज अ कंज्यूमर आपको मालूम है कि आपके पास ऑथेंटिक सामान आया है। इस रेवोल्यूशन को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसमें जुड़े हुए हैं और इनफैक्ट भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है इस पर। डायनामिक मैंडेट के बाद जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स है यहाँ को वो बाहर भेजने की या उसको मार्केटिंग के लिए, क्योंकि मान लीजिए कोई असम से हो या जैसे आपने त्रिपुरा के बारे में बताया कहीं से भी आते हैं, इसको बाहर भेजना होता है नॉर्थ ईस्ट के बाहर या देश के बाहर, तो एक चैलेंज होता है कम्युनिकेशन का और उसका क्वालिटी मेंटेन करके उसको उसी मतलब फ्रेशनेस के साथ लोगों तक पहुंचाना। इस चीज को आप कैसे सामने आने वाले दिनों में इस चीज को देखेंगे, इसको टैकल करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए मानस, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे जो बिजनेस सेंटर्स हैं इंडिया के उससे काफी डिस्टेंस पर है। एंड पेरिशेबल गुड्स जैसे आप बोल रहे हैं, मान लीजिए पाइनएप्पल ही ले लीजिए, क्योंकि मैं पाइनएप्पल की बात कर रहा हूँ अभी। तो मान लीजिए पाइनएप्पल आप प्लग करके अगर आप बिल्कुल रॉ वैरायटी भी प्लग करें जो मैच्योर है बट रॉ है, उसको भी भेजना चाहें तो 5 से 6 दिन लग जाएंगे अगर बाय रोड से भेजेंगे तो। आप मान लीजिए दिल्ली पहुंचाना है तो, और वो 6 से 7 दिन में पक जाता है। तो ये चैलेंज है यहाँ का। इन एडिशन कॉस्ट का चैलेंज है, बिकॉज जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसमें ऐड हो जाता है। तो जो आपका प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि अगर कस्टमर ज्ञानी नहीं है, उसको जैसे नहीं मालूम कि क्वीन पाइनएप्पल बहुत अच्छा है, वो बोलेगा कोई भी पाइनएप्पल दे दो, तो पाइनएप्पल आपको 30-40 रुपए का भी मिल जाएगा दिल्ली में, और क्वीन पाइनएप्पल वहां पहुंचते पहुंचते 90 से 100 रुपए तक हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, लेस लॉसेस का रिस्क है ही रास्ते में, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का रूट ज्यादा लंबा है। तो इसका अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं, निरामैक भी इसमें लगा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी लगा हुआ है कि प्रोसेसिंग सेंटर्स की सख्त जरूरत है। तो अगर प्रोसेसिंग सेंटर्स, अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग सेंटर्स लगाते हैं तो इससे थोड़ा सा शेल्फ लाइफ आपका बढ़ जाएगा, प्राइमरी से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और सेकेंडरी से तो खैर आप कन्वर्ट ही कर रहे हैं उसको किसी और चीज में, तो ऑटोमेटिकली शेल्फ लाइफ बढ़ ही जाएगा। जैसे अभी इसमें हमारा क्या रोल है, हमारे 3 प्लांट थे जो कि बंद पड़े थे पिछले 10 साल से, तो मेरा पहला काम यही था, मेरा सबसे ज्यादा फोकस जिसमें था ये 3 प्लांट्स को वापस लाने का था। इसमें है नालकटा में पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा दलाई डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हार्ट है पाइनएप्पल बेल्ट का। दूसरा जो है हमारा कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट है अगरतला में। तो त्रिपुरा में इनफैक्ट एक ही और है जो कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट करता है, तो एक सिंगल चला हुआ था अभी तक, तो हमने सोचा इसको रिवाइव करना जरूरी है। तो अभी अनदर 20 दिन के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये हमारा कैश्यू प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेट हो जाएगा, और जो पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट जिसकी मैं पहले बात कर रहा था वो विंटर क्रॉप के लिए रेडी हो जाएगा। उसके अलावा मेघालय में जो बर्नेहाट में हमारे पास एक जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है जो कि हमने ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए दिया हुआ है लोगों को, और वो काम चालू है उसमें। वो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अर्ली अगस्त तक वो भी इनॉग्रेट हो जाना चाहिए, और उसमें जिंजर, टर्मरिक और 2-4 चीजें और मल्टीपल लाइन्स लगेंगी, जिससे कि जो लोकल प्रोड्यूस है वो आराम से वहां प्रोसेस हो सके। तो हम अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं। इन एडिशन जितने हमारे एफपीओज हैं
उनको हम पुश कर रहे हैं कि कम से कम प्राइमरी, अगर सेकेंडरी नहीं तो कम से कम प्राइमरी तो लगे, ताकि प्राइमरी प्रोसेसिंग प्लांट्स का से थोड़ा सा जो प्रेजेंटेशन है आइटम का, जैसे मान लीजिए जिंजर आपने तोड़ा है, तो जिंजर को अभी फिलहाल प्रैक्टिस है कि नल के नीचे धो के बोरी में डाल देते हैं, उससे प्रिजर्वेशन होगा नहीं, वो सड़ जाएगा थोड़े दिन में। और जो खरीद भी रहा है, मान लीजिए आप मुंबई बेचना चाहें तो उसको तो प्रेजेंटेबल स्टेट में चाहिए जो कि बोरी खोल के बेचना शुरू कर दें, बट अगर आप ऐसे भेजेंगे तो वो खरीद नहीं सकता उसको, या फिर बहुत ही लो प्राइस देगा आपको। तो कम से कम दैट बेसिक क्लीनिंग वगैरह हो जाए उसकी, और थोड़ा सा पॉलिशिंग हो जाए, तो जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर हो जाता है और उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, एंड थोड़ा सा शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है उस वजह से। तो हम इसमें फोकस कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इज द वे अहेड, एंड ऑल्सो द सेकेंड थिंग इज कोल्ड चेन। कोल्ड चेन पे भी हम थोड़ा काम शुरू किए हैं अभी। नेरेमैक ने कभी कोल्ड चेन पे काम किया नहीं था, तो अभी हाल ही में हमको बीटीसी जो बोडोलैंड काउंसिल है, उन्होंने हमको वर्क ऑर्डर दिया है 5 छोटे जो हैं कोल्ड स्टोरेज सेटअप करने का। तो हम हाल ही में अभी अनदर मेरे ख्याल से 15-20 दिन में हम काम शुरू कर देंगे वहां पर। उनके 4 डिस्ट्रिक्ट्स में 5 कोल्ड स्टोरेज का काम हमको मिला हुआ है, हम शुरू करने वाले हैं। हम बाकी स्टेट्स में भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट आ सकती है और कहाँ कहाँ पर कितने कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है। एंड वंस वी फिगर दैट आउट, देन हम फिर फंडिंग का सोर्स देखेंगे, वो सब करेंगे। और हम चाह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज से एग्रीगेशन आसानी हो जाती है, तो हम चाह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कोमोडोर राजीव अशोक के साथ आपसे बातचीत कर रहे थे हमारे गुवाहाटी संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुणाचल प्रदेश की गायिका बमांग और उनके सहयोगियों द्वारा गाया गया एक सुंदर सा गीत। ये गीत उन्होंने हिंदी में गाया है और इसके बोल हैं जय भारती। तो आइए अब बातचीत करते हुए आप पहुंचे हैं हम पूर्वोत्तर डायरी के लिए निर्धारित समय की समाप्ति की ओर। अगले सप्ताह रविवार की शाम आपसे फिर मुलाकात करने आएंगे, क्योंकि प्रत्येक रविवार की शाम को प्रसारित होने वाला पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम पूर्वोत्तर के राज्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लेकर आता है। वंदे भारती, वंदे भारती। और अब हमें अनुमति दीजिए। आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनाद शब्द ओम है। जय भारती, वंदे भारती, जय भारती, वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे FM गोल्ड पर।
पूर्वोत्तर डायरी।